हेलो दोस्तों, स्वागत है आसार पाठशाला में। आज हम लोग जो समझने वाले हैं, जो आपका स्टार्ट होने वाला है, वो हिंदी व्याकरण है। हिंदी ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे, जो कि आप लोगों का ये स्टार्टिंग है। इसमें बहुत सारे वीडियो आएंगे जो कि आपको कंप्लीट व्याकरण के जो बेसिक होते हैं, आपका जो आपको अगर व्याकरण नहीं आता है फिर भी हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो जरूर है कि आपको व्याकरण में नहीं, आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि आपको व्याकरण में अच्छा कुछ ज्ञान मिलेगा। ठीक है। ये कई बार हर एक एग्जाम में देखा जाए तो हिंदी के एग्जाम में तो ये आना ही आना है, क्योंकि व्याकरण और हिंदी तो आता ही आता है। ठीक है। हिंदी तो कर लेते हैं सब लोग, थ्योरी तो कर लेते हैं, लेकिन व्याकरण में फंस जाते हैं, जबकि असल नंबर यही दिलाता है। कम से कम हर एक एग्जाम में, जैसे बिहार बोर्ड में देखा जाए कि हिंदी में लगभग आपका 10 नंबर से 7 नंबर व्याकरण पूछा ही जाता है, और बिल्कुल आसान है ये। अगर इसमें अगर टाइम देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप अगर 2 घंटा 3 घंटा अगर टाइम देंगे, मान के चलो पूरे वीडियो में, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि व्याकरण कितना आसान था। इसको हम लोग पहले से बच्चे से क्या होते हैं कि हम लोग रट के ये याद करते हैं, जिसकी वजह से उतना समझ में नहीं आता। हम भी कुछ अपने दौर से गुजरे हैं, जो कि हिंदी व्याकरण को रट के याद किए थे, बहुत सारा इसमें मार खाए थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, एक एक करके समझेंगे, जो कि आपको आसानी होगी। ऐसा नहीं कि हम चले जाएंगे व्यंजन वर्ग में, सीधे चले जाएंगे संधि में, ऐसा नहीं। शुरुआती लेवल से हम लोग आपको सब में कराएंगे। ठीक है, सबको समझाएंगे। इसमें जो करने वाले इस वीडियो में हम लोग, तो वो है हिंदी व्याकरण का वर्ण। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है बेसिक, वो वर्ण से होता है, यानी लेटर से होता है। किसी भी आप भाषा को ले लीजिए, दुनिया की जितनी भी भाषा है उसमें एक यूज किया जाता है लेटर। लेटर जो होता है ना, वो मानक रूप होता है, यानी सभी लोग उसको मानते हैं। तो उन्हीं लेटर को उसमें बहुत सारे मिला जुला के एक बनाया जाता है आपका वर्ड, यानी उसको कहते हैं हम लोग शब्द। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे उसी में। तो उसमें बहुत सारे जो लेटर्स के जो समूह होते हैं उसे वो कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला के बारे में भी जानेंगे। आज हम लोग समझने वाले हैं, वो हम वर्ण समझेंगे, और उसके प्रकार जितने होते हैं उसको समझेंगे परिभाषा के साथ। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम जो होने वाला आपका पूरा वर्ण होने वाला। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ण के बारे में। यानी वर्ण, यानी जिसको कहते हैं आप लोग इंग्लिश में लेटर। वर्ण पहले अगर बोलेंगे तो वर्ण का जो अगर अर्थ निकालेंगे, यानी इसका जो अर्थ होगा, वो कई सारे अर्थ होते हैं। वर्ण का होता है यानी कई सारे, तो जात में इसको गिनती किया जाता है। वर्ण में इसका रंग भी होता है। तो इसको हम लोग जो समझने वाले कि वर्ण जो है वो लेटर है। ठीक है, ये इसके लिए आपको आसानी कर दे कि लेटर को वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया। अब चलते हैं वर्ण कहते किसको है। वर्ण जो होता है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। हिंदी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि ध्वनि कहते हैं। ध्वनि जिसमें आवाज जो निकलती है ना आपकी, उसी को क्या कहते हैं, हम ध्वनि कहते हैं। और उसके बाद इसी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। जो आपकी सबसे छोटी इकाई है ना, सबसे छोटी इकाई, अगर हम इस दीवार में बोलेंगे इसमें सबसे छोटी चीज क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं इसमें सबसे छोटी चीज हो सकता है कि आप लोग बता सकते हैं इसमें सबसे छोटी चीज आप बोलेंगे तो इसमें आपका जो बालू है वो बता सकते हैं इसमें सबसे छोटी चीज। इसी तरह से आपको अगर पूछा जाए कि वर्ण में, समझे, या किसी वर्ण में जो होता है, यानी भाषा जो होती है वो सबसे छोटी इकाई, भाषा की जो वर्ण होता है ना वो सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, और इसी ध्वनि को क्या कहते हैं, हम लोग वर्ण कहते हैं। समझे, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। इस ध्वनि को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी भाषा जो है ना बहुत बड़ा है, और ध्वनि ध्वनि जो होता है ना, हम लोग की जो आवाज होती है, और उसमें जो इस ध्वनि से हम लोग छोटी जो इकाई होती है ना, छोटा जो रूप होता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग वर्ण कहते हैं। तो याद कर लिए ना आप लोग कि लेटर किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। इस ध्वनि को ही क्या कहते हैं, हम लोग वर्ण कहते हैं। अगर लिखने के लिए आ जाए तो लिख सकते हैं आप लोग। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, को, चो, लो, पो, आ। इतना ही नहीं है, आपका इसमें पूरा स्वर वर्ण आ जाता है, यानी ओ आ से लेकर अंश और विसर्ग तक आ जाता है आपका। और उसके बाद को से लेकर रो और हो तक भी, यानी लास्ट तक भी आपका आता है। ठीक है, हम कुछ उदाहरण लिए, इससे आपको हम समझा सकते हैं कि सभी जो है ये वर्ण है आपका। जैसे आप लोग इंग्लिश में देखिए ए से लेकर जेड तक, तो ये लेटर है, तो वही है आपका ये वर्ण है। इसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग वर्ण कहते हैं। तो ए से लेकर जेड तक आप लोग समझ लेते कि लेटर है ये सब।
और पूरा जो है ए से जेड तक को हम लोग अल्फाबेट कहते थे। तो उसमें जो ए बी सी डी ई एफ जी ये हमारा 26 लेटर है, उसी को कहते हैं हम लोग वर्ण, यानी वो सबसे छोटा होता है ना, देखे होंगे आप लोग। ए होता है, ए से बनता है, एन बनता है, एन मीन्स एक होता है, उसके बाद एंड बनता है, यानी इसमें बहुत सारे वर्ड को अगर जोड़ेंगे, सॉरी वर्ड को नहीं, लेटर को जोड़ेंगे तो एक वर्ड बनता है आपका, यानी वाक्य बनता है आपका, समझे, शब्द बनता है। उसके बाद चलते हैं कि देखो इसमें क्या होता है, इनके खंड नहीं हो सकते। आप लोग अगर खंड करेंगे कि मान के चलो वर्ण में क्या खंड हो सकता है, क में क्या आप और कुछ निकाल सकते हैं, इसमें नहीं निकाल सकते। च में निकाल सकते हैं कुछ, नहीं निकाल सकते आप लोग। च को और छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लो को भी नहीं कर सकते, पो को भी नहीं। यानी जो वर्ण होता है उसको हम लोग खंड नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। और अगला चलते हैं कि ये मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों का प्रतीक है। प्रतीक मीन्स चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये लिखित और मौखिक दोनों रूपों का प्रतीक है। आप लोग कोई भी भाषा या बोली ही बोलेंगे, भाषा तो वो अलग लेवल का हो गया, इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है। अब बोली का हम इस पे वीडियो बनाए थे, बोली का जो क्षेत्र होता है वो छोटा रूप होता है, ठीक है। तो ये मौखिक जो लिखित दोनों रूप का प्रतीक है ये, तो अगर बोला जाए, ये कहता है कि मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों का प्रतीक है। अगर आप बोलेंगे तो उसमें भी ये यूज होता है आप लोग का। मान के चलो कोई भाषा अगर अंगिका ही बोलेंगे, कहाँ जा छे, तो वहां में भी आपका को हो आ गया ना, ये सभी आपका वर्ण आ जाता है। तो इसमें और लिखने में भी तो आता ही आता है। अगर नहीं, अगर वर्ण का इस्तेमाल करेंगे तो कोई वाक्य नहीं लिख सकेंगे, कोई शब्द नहीं लिख सकेंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग ये मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों का प्रतीक मीन्स होता है चिन्ह, किसी चीज का, ऑब्जेक्ट का, कोई चीज जो कि हम लोग को इंडिकेट करता है, यानी प्रतीक, ठीक है। ये हम लोग समझ लेते वर्ण। अब क्या है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला यानी अल्फाबेट। आप लोग को ज्यादा से ज्यादा समझ में आता होगा कि अल्फाबेट जो लिख लिए इसको कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहेंगे, अल्फाबेट समझ लेते हैं, ए से लेकर जेड तक के पूरी जितने लेटर हैं, यानी पूरा जितना वर्ण है उसी को कहते हैं हम लोग अल्फाबेट। अब इसमें क्या करेंगे, वर्णमाला में यानी को ख से लेकर आपका लास्ट तक आ जाएगा, और आपका स्वर वर्ण में आ जाएगा ओ आ से लेकर अंस्वा और विसर्ग तक आ जाएगा, ठीक है। तो इसी समूह को क्या कहते हैं हम लोग, कह देंगे वर्णमाला। जैसे अल्फाबेट्स में क्या करते थे, ए से जेड तक की पूरी जितनी भी लेटर्स हैं उसी को कहते हैं हम लोग अल्फाबेट कहते थे। इसमें क्या हो जाएगा, क से लेकर लास्ट तक होगा, और इन्हीं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के पूरे समूह को क्या कहते हैं हम लोग, वर्णमाला। ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग। इसमें देखो परिभाषा क्या दी है कि मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए, आपका जो मौखिक है ना, कोई चीज अगर बोलेंगे तो उसको तो व्यक्त करने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, चिन्ह। क्या चिन्ह चाहिए, ये तो है आपका क च ल ओ आ हर्षई दीर्घई, ये चिन्ह है। को वर्ण तथा इसके समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। अभी आ गया ना, यानी ए से जेड तक की संख्या को हम, सॉरी ए से जेड तक के हम लोग लेटर को क्या कहते थे, अल्फाबेट कहते थे। इसमें क्या होगा कि स्वर वर्ण यानी आपका ओ आ, और यानी आपका व्यंजन वर्ण यानी को ख से लेकर पूरा जितना भी होता है आपका, वो उसी सभी समूह को क्या कहते हैं हम लोग, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब वर्णों का महत्व क्या है, ठीक है, ये समझ लेंगे कि वर्णों का क्या महत्व है लास्ट में। वर्णमाला समझ लिए, वर्ण भी समझ लिए, वर्णों का महत्व क्या है। वर्ण का महत्व बहुत ही खास है, क्योंकि अगर किसी भाषा को अच्छी तरह से अगर जानना चाहते हैं, तो अगर आपका उसका वर्ण का ज्ञान नहीं होगा, यानी लेटर का ज्ञान नहीं होगा, तो उस भाषा को सही रूप से नहीं जान सकते हैं। बोलने का तो बोल सकते हो उस भाषा को, अगर लिखने के लिए यानी किसी दूसरे व्यक्ति को व्यक्त करने के लिए आ जाए, तो आप लोग सही से व्यक्त नहीं कर सकेंगे। अगर लिखने का बारी आ जाए तो लिख नहीं सकते हैं। उसको स्पष्ट रूप से पढ़ने का अगर आ जाए बारी, तो आप लोग स्पष्ट रूप से उसको उच्चारित नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वर्णों का जो महत्व होता है ना, बहुत ही खास होता है। किसी भी भाषा को जानने के लिए सही रूप से आपको वर्ण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। अब चलते हैं वर्ण के भेद कितने होते हैं, ठीक है। इसमें आगे भी बताएंगे आप लोग को कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, ये याद रखना। तो वर्ण के कौन कौन से दो भेद होते हैं, पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ये आप लोगों का जो है ना मानक देवनागरी के अनुसार होता है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कभी ना कभी पढ़े होंगे आप लोग, कि देवनागरी क्या है, हिंदी भाषा की लिपि है। इसी लिपि में, उतना दूर तो हम नहीं जाएंगे, इसी लिपि में हम लोगों का जो हिंदी भाषा है ना, उसका जो हमारा देवनागरी लिपि है, इसी के अनुसार जो वर्ण के हैं वो दो भेद है, आपको याद रखना। पहला आता है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण।
आगे चलेंगे हम लोग समझेंगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या है। तो दोस्तों हम लोग समझ लिए वर्ण और वर्णमाला के बारे में। अब हम समझेंगे कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, समझ लिए थे। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वो स्वर वर्ण होता है और दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। तो अभी हम लोग स्वर वर्ण को समझेंगे, इसके बाद हम लोग व्यंजन वर्ण को समझेंगे, ठीक है। तो स्वर जो होता है ना, वो देखो, ये स्वर है आपका और इधर नीचे हम मात्रा इसका लिए हैं। देखो, मात्रा इसलिए हम लोग अलग अलग किए हैं कि जब स्वर को व्यंजन के साथ मिला के लिखा जाता है तो इस मात्रा को अलग किया जाता है, ठीक है। जब इस मात्रा को अगर नहीं समझेंगे तो आप एक अच्छे शब्द नहीं बना सकेंगे, एक अच्छे वाक्य नहीं बना सकेंगे, ठीक है। तो एक एक करके समझ लेंगे हम इसको। तो समझेंगे, सबसे पहले इसको कहते हैं ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, और री है, और ए है, अ है, ओ है, औ है, ठीक है। देखो, ओ का कोई मात्रा नहीं होता, यानी इसके साथ कोई आगे पीछे वाला नहीं होता है। तो इसको तो खाली हम समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा इसका। आ का जो मात्रा होता है वो ऐसे होता है आप लोग का, ठीक है। आ का मात्रा ऐसे होता है। और उसके बाद हर्षई का मात्रा इस साइड से होता है और दीर्घई का उस साइड से होता है, ठीक है। और हर्षऊ का ऐसे होता है और दुर्गऊ का कुछ ऐसे होता है। यानी जब आप व्यंजन वर्ण के साथ अगर लिखेंगे तो इसको अगर जब मिला, इसको पूरा पूरा तौर से नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इसका सिर्फ मात्रा उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो री है तो इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे ऋषि लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसमें जो री आया, री सी, एक ये री आया और री आया और सी आ गया, ठीक है। इसको कहते हैं ऋषि। जैसे कृपा, तो री आया इसमें, कृपा, कृपा हो गया, ठीक है। इसमें री का जो मात्रा होगा कुछ इस तरह से होता है। और ए का मात्रा एक तो सिंगल वाला होता है ऐसे करके, जैसे ऐनक, ठीक है। तो ए उसमें लग गया। तो इसके बाद है ए के बाद अय हो, ठीक है। तो इसमें डबल, यानी जो है ना, ये वाला डबल मात्रा लगता है। ओ का सिंगल है और औ का ये डबल होता है, ठीक है। इतना समझ लिए। इसमें और कुछ मात्रा होती है जो कि इससे हटके है, तो उसको कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार का जो ओ पर अगर बिंदी आ जाए तो उसको कहते हैं अनुस्वार, ठीक है। और उसके बाद विसर्ग आता है, ये ओ के साथ ऐसा वाला देखे होंगे ना आप लोग, ये इसका ओ का जो अनुस्वार है, इस पे सिंगल बिंदा जो होता है ना, उसी को कहते हैं अनुस्वार। और विसर्ग का जो होता है ना, ओ के साथ दो बिंदा लग गया है ऊपर नीचे, उसी को कहते हैं, ये दोनों मात्रा है इसका, तो इसको कहते हैं ओ विसर्ग। ओ विसर्ग, सिंपल ऐसे विसर्ग पढ़ेंगे। अगर ओ के साथ रहेगा तो ओ विसर्ग पढ़ेंगे। उसके बाद एक और है चांद बिंदु। चांद तो कुछ इस तरह से होता है ना, इसमें एक बिंदु लगा दिया तो इसी को कहते हैं चांद बिंदु। तो एक चांद बिंदु भी एक मात्रा है। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये अलग से ऐड किया गया है, इसको स्वर वर्ण में, यानी इसको गिनती नहीं किया जाता है। तो टोटल जो आपका जो स्वर होता है, अगर पूछा जाए कि स्वर कितने हैं, तो वो 11 है। कई मात्रा, कई कई में 13 माना गया है, ठीक है। तो आपको जो सिंपली याद रखना है, जो स्वर है ना, वो 11 है, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग व्यंजन के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों हम लोग समझ लिए थे स्वर के बारे में, यानी आप लोगों का जो वर्ण का भेद जो चल रहा था, इसमें स्वर समझ लिए थे। अब उसका दूसरा भाई व्यंजन है, ठीक है। तो व्यंजन को भी समझ लेंगे हम लोग। तो व्यंजन में क्या होता है कि क से लेकर हो तक होता है। ये सब लोग आप लोग पढ़े होंगे व्यंजन वर्ण में, पहले क ख जो पढ़े होंगे, तो उसमें क से लेकर हो तक होता है, ठीक है। सभी को अलग अलग चीजें हम है जो कि एग्जाम के थ्रू से हम लोग आप लोग को एग्जाम के व्यू से आप लोग बताते हैं। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे करके नहीं पूछा जाएगा कि क से तक इतना ये व्यंजन वर्ण है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। उसमें क्या क्या चीजें हैं, जो कि कैसे बना था ये हमारा पूरा वर्णमाला, उसका हिस्ट्री बताता है ये। चलिए समझते हैं हम लोग कि है क्या है वर्णमाला में। तो जो क से लेकर होता है ना, वो म तक, इसको ऐसे पढ़ा जाता है कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, इसको कहते हैं, यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक आपका 25 स्पर्श व्यंजन है। इसका हम लोग एक नया डिटेल में बताएंगे आप लोग को। अभी समझने के लिए समझ सकते हैं आप लोग कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक कितना है, 25 है ना। देखो तो, यानी एक वर्ग में 5 ठो है,
तो 1 2 3 4 5, पांचवा वर्ग आपका हो गया प। तो क वर्ग से प वर्ग तक गिनती करेंगे तो टोटल आपको वर्ण जो मिलेगा आपको वो 25 होगा। उसी 25 को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, आगे हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। उसका बाद जो आता है हमारा, यानी यो रो लो वो, यानी ये जो चार है आपका, इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये टोटल कितना होता है, चार होता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। आपको उसमें क्या दे दिया जाएगा, ऑप्शन में दिया जाएगा कि वो उठा के दे दिया जाएगा को खो गो और वो, तो कौन सा हो जाएगा, सिंपल बता सकते हो वो, अगर याद होगा आपको तब, ठीक है। तो ये सिंपल सा है कि को वर्ग से ले प वर्ग तक क्या कहते हैं उसको हम, ये टोटल कितना है 25 है, उसको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, ठीक। तो यो रो लो वो जो है, ये यो रो लो वो, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये याद रखना है, ठीक है। अब तक तो याद हो गया होगा आपको। अब आगे जो है कि तालब सो, मूर्धन्य सो और दंत सो और ह, ये क्या है आपका, उष्म व्यंजन है। इससे याद रखने का एक ट्रिक है, जिसमें ये आधा वाला जो मूर्धन्य सो जो आ गया, ये वाला जो पेटकट्टा वाला सो आ गया, इससे समझ सकते हैं कि ये सभी सो होगा और इसमें साथ में एक ह भी होगा। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, समझ लीजिए, जिसमें ये पेटकट्टा वाला सो आएगा उसके अंदर ये सब वाला भी सो आएगा, ठीक है। तो जैसे सो आ गया तो वो सभी ये ग्रुप का नाम बोल रहा, वो उष्म व्यंजन। तालब सो, मूर्धन्य सो, दंत सो और हो, ये सभी क्या है, उष्म व्यंजन है। उसके बाद गृहीत व्यंजन। गृहीत व्यंजन किसे कहते हैं, वैसा व्यंजन जिसको गोद लिया गया हो, यानी दूसरी भाषा से उसको गोद लिया गया हो। इसमें जो और फो है ना, ये उर्दू भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो उर्दू भाषा से जो लिया गया है, इसके अंदर आप लोग देखे होंगे, कई बार आप लोग नहीं ध्यान देते हैं तो देखे होंगे कि जो लिखा है ना उसके अंदर में, यानी यहाँ पर एक बिंदा लिखा रहता है और फो के अंदर भी एक बिंदा लिखा रहता है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये गृहीत व्यंजन है। गृहीत व्यंजन कितने हैं, वैसे देखा जाए तो दो ही पूछा जाता है, इसमें आ भी आता है, ठीक है। और एक हो गया आपका, और जो और फो जो है ना, ये गृहीत व्यंजन है, यानी ये दूसरी भाषा से हम लोगों का गोद लिया गया है, यानी दूसरी भाषा से इसको मोल लिया गया, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ये क्या होता है कि दो व्यंजन के जुड़ने से संयुक्त व्यंजन बनता है। दो व्यंजन ऐसा होता है, यानी क से लेकर रो और ह तक में दो व्यंजन ऐसे होंगे, ये दो व्यंजन यानी वर्ण ऐसे होंगे जो कि जुड़ेंगे आपस में और एक नया व्यंजन का निर्माण करता है, उसी को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन सा आता है आपका, देख लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन में अक्ष, त्रो और ज्ञ और स्रो, ये चार होता है। तो आपका संयुक्त व्यंजन कितना हो गया, ये चार हो गया। उसके बाद चलते हैं कि किस किस से जुड़कर ये संयुक्त व्यंजन बनता है। कि कई बार इसमें पूछा जाता है कि अक्षो किस व्यंजन के जुड़ने से बना है, उसमें ऑप्शन में ये सभी रहेगा आपका। तो आप लोग बता सकते हैं कि अक्षो जो है ना, को हलंत और ये मूर्धन्य स्व से बना है, ठीक है। ये इसी दोनों से मिलकर अक्षो बना है। त्रो किससे बना है, तो हलंत प्लस रो, इसी से बनकर मिला है, मिलकर बना है त्रो। और स्रो जो है ना, वो तालब स्व और मूर्धन्य है, इसको कहते हैं मूर्धन्य, ठीक है। उसके बाद सॉरी, इसको हलंत कहते हैं, मूर्धन्य नहीं, इसको हलंत कहते हैं, नीचे में ऐसे करके रहेगा तो हलंत कहते हैं, प्लस रो, तो इसको कहते हैं स्रो। और उसके बाद ज्ञ है, तो ज्ञ में क्या होता है कि जो है ना, और ये हलंत है और प्लस यहाँ होगा, तो ये दोनों जब जुड़ता है तो वो ज्ञ का निर्माण होता है, ठीक है। तो समझ लिए संयुक्त व्यंजन कितने हो गए, चार हो गए। इसके बाद गृहीत व्यंजन कितने हो गए, वो दो ही समझाया था, एक हम लोग ऐड कर लेते हैं अ। उसके बाद तालब सो, मूर्धन्य सो और दंत सो और हो, तो उसमें व्यंजन हो गया आपका चार। उसके बाद यो रो लो वो, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये हो गया आपका चार हो गया। और को वर्ग से प वर्ग तक जो होता है ना, वो 25 है, वो उसको कहते हैं हम लोग स्पर्श। तो क वर्ग से प वर्ग तक 25 स्पर्श व्यंजन हो गया। तो सभी को हम लोग समझ लिए। एक जो है ना वो छूट गया बेचारा, द्विगुण व्यंजन। इसको देखो हम लोग ज्यादातर तरजीह तो नहीं देते हैं, लेकिन इसको भी गिनती किया जाता है वर्णमाला में। इसको कहते हैं लो और हो, लो और हो, इसको कहते हैं द्विगुण। यानी इसमें देखे होंगे आप लोग कहीं ना कहीं, ये वाला जो पढ़ते हैं ना, टो ठो डो ढो, तो इसका ही अलग वर्जन है, रो और ढो। इसमें दो गुण है, इसी के लिए इसको कहते हैं द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन कितना हो गया, दो, रो 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 रो।
ठीक है। तो अगर देखेंगे कि टोटल अगर आप लोगों को पूछा जाए कि वर्णमाला में टोटल स्वर और व्यंजन कितना है, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो देख कर चलते हम लोग एक एक करके सबका हिसाब कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो क वर्ग से प वर्ग तक में कितना वर्ड है, यानी सॉरी कितना वर्ण है, तो 25 है। तो हम लोग लिख लिए 25 हो गया इधर। उसके बाद देखो अंतस्थ व्यंजन कितना है, 4 हो गया, तो 4 लिख लेते हैं। उसके बाद उष्म व्यंजन कितना है, 4 है, तो इसको भी लिख लेते हैं। उसके बाद और क्या है देखो, तो गृहीत व्यंजन, गृहीत व्यंजन दो ही गिनिए, समझे, दो गिन लिए, गृहीत हो गया, ठीक है। उसके बाद द्वि गुण व्यंजन कितना है, 2 हो गया द्वि गुण व्यंजन। उसके बाद देख लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन कितना है, तो संयुक्त व्यंजन अक्षत्र ज्ञ स्र, तो ये भी आपका हो गया 4। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 5 4 9 4 13 2 13 2 15 2 17 4 21, हासिल बचा यानी आपका 2 और आ गया 1, और 2 2 4 होता है यानी 41 हो गया आपका क से ड़ तक में, ठीक है। यानी व्यंजन हो गया आपका कितना, अगर बोलेगा तो व्यंजन कितना हो गया आपका, व्यंजन कितना हो गया, वो 41 हो गया, यानी 41 हो गया व्यंजन। अगर वही देखा जाए, इससे पहले हम लोग समझे थे कि स्वर कितना था, तो स्वर था 11 था स्वर। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1 1 2 हो गया, और 4 1 5। अगर बोला जाए कि वर्णमाला में कितना अक्षर है, तो आप लोग बता सकते हैं ये 52 अक्षर जो आपका वर्णमाला में है, जो कि स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर आपका होता है, ठीक है। तो ये 52 आपका हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्याकरण का जो एक भाग था वर्ण, उसमें पूरी जानकारी आप लोगों को हम दिए होंगे। जहाँ पर अगर गलती हुए हैं तो उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से वीडियो के लिए बने रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।